सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम यादें ताज़ा करेंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाएंगे जिनका नाम थिएटर जगत में बहुत ही आला है, जिन्होंने 50 साल लगा दिए थिएटर के पीछे, बहुत बड़े बड़े प्लेस ड्रामा हम लोगों के सामने रखे और वुमेन सेंट्रिक ड्रामा हमारे सामने रखे। ज़िंदगी के हर एक पहलू से खुद को वाकिफ़ कराया और लोगों को भी एकजुट में लाकर वाकिफ़ करवाया कई सारी चीज़ों से। ये नामवर और नामचीन हस्ती है, नन अदर देन नादरा बब्बर। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शो में। बहुत शुक्रिया बिटिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही। पूरी दुनिया आपके बारे में अच्छा ही कहती है। सबसे बढ़िया बात है कि लगाव रहना किसी चीज़ के प्रति और फिर उसी में खोना और उस चीज़ को अपने आप में इस कदर ढालना कि आप ज़िंदगी की हर एक पहलू से वाकिफ़ हो जाएं और साथ ही साथ दूसरों को भी वाकिफ़ करवाएं। पीछे नहीं हटना, ठान ली किसी चीज़ को करना है और करके दिखाया। थिएटर के साथ 50 सालों से आप जुड़ी हैं। हाँ, वाकई अगर देखने जाऊँ तो 19 साल की थी जब मैंने शुरू किया था काम और आज मैं 70 साल क्रॉस कर लिए मैंने और 6 महीने और 70.5। कितना अच्छा लगता होगा ना जब आप थोड़ा सा पुराने दौर में चली जाती है। यादें तो कई बार ताज़ा हुई होंगी और आज तो ज़्यादा ताज़ा हो रही है। अब हम आपको बहुत ही अलग अलग रास्तों से आपको लिए चलेंगे जब आपको अपना हर एक पड़ाव याद आएगा। जैसे यहूदी की लड़की से शुरुआत अगर हम करेंगे तो अब तक का सफ़र सबसे पहले जानना चाहेंगे। कुछ शब्दों में आप बयां करें, चंद अल्फाज में बयां करें। यहूदी की लड़की अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त और अजीम स्क्रिप्ट है, बहुत ही खूबसूरत। आगा अशर काश्मीरी साहब का लिखा हुआ बहुत बड़ा नाम है उर्दू के थिएटर का और उन्होंने लिखा और मैंने जब इसके बारे में सोचा कि मैं इसे करूं तो पारसी जो स्टाइल था पूरा उसकी मैं बहुत ज़्यादा कुछ माहिर नहीं थी, लेकिन मैंने उसको बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा उसमें वक्त लगाया। आजकल की ज़बान में कहूँ तो रिसर्च की काफ़ी, फिर उसको हम लोगों ने किया और काफ़ी सारे लोग उससे इंट्रोड्यूस हुए थे। राजेश्वरी थे उसमें कॉमेडियन, उसमें बनवारी तनेजा थे, काजल घोष ने उसमें म्यूज़िक दिया था। वो एक मार्के की प्रोडक्शन बनी थी। आज भी मैं समझती हूँ कि शायद वो बहुत अच्छी फाइनेस्ट प्लेस। यस श्योर, बिल्कुल श्योर। इतना लंबा सफ़र आपने तय किया, कई सारे उसके बाद बेगम जान जिसके शोज़ आज भी चलते हैं आपने वुमेन सेंट्रिक प्लेस किए। शुरुआत जब आपने की तो ब्रिटिश और अमेरिकन प्लेस ही से आपने शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे कहाँ आपको ये लगा कि भाई एडाप्टेशन तो बहुत हो रहे हैं, अब थोड़ा राइटिंग में कुछ खुद ही चला जाए और ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, अभी बस बहुत हो गया। अमेरिकन और ब्रिटिश प्लेस तो करते हैं और अच्छे भी होते हैं, बेहतरीन प्लेस होते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि हमारे जो मसाइल हैं, हमारे मुल्क के, हमारे समाज के, हमारे माशरे के, उससे जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, तो अपने खुद जब मुझे एहसास हुआ कि इस चीज़ को लेके मैं कहीं से लेके क्यों काम करूं, मैं अपने खुद ड्रामे लिखूं और बनाऊं प्लेस, तो फिर मैंने नाटक लिखने शुरू किए। और आज से कुछ 20-22 साल पहले मैंने पहला नाटक लिखा, दयाशंकर की डायरी, जिसमें आशीष विद्यार्थी जी काम करते हैं और आज तक वो ही कर रहे हैं। 21वां साल चल रहा है। वो सोलो एक्टर प्ले है जी, बड़ा खूबसूरत होता है। हाँ, और बहुत मुश्किल भी होता है, एक एक्टर की सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक बहुत अच्छा, लेकिन वो करते हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ें होती रहती हैं। उसमें तो एक शख्स की पूरी कहानी है, मुंबई जैसी नगरी में आकर वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है, कितने सपने लेकर आता है। हर दौर में ऐसा हुआ है हर एक इंसान के साथ जो मुंबई आकर अपनी ख्वाहिशात को उड़ान देना चाहता है, सपने पूरे करना चाहता है। और उस दौर में भी वो फेमस था, इतने साल हो गए, अभी भी वही एक कहानी बयां करता है, एक शख्स की, अदना शख्स की, जो मुंबई में आकर कुछ करना चाहता है। मुंबई की बात करें तो एकजुट की हम बात करें, जब आपने शुरुआत की थी, उसकी बुनियाद डाली थी थिएटर ग्रुप की, 1981 की बात है, दिल्ली से ही आपने शुरुआत की थी। बाद में आप का सफ़र मुंबई की तरफ हुआ
काफ़ी लंबा सफ़र पे तय किया एकजुट ने। मुंबई आने का रीज़न यही था क्योंकि आपके हस्बैंड मशहूर मारूफ अदाकार राज बब्बर साहब, यही था कि नहीं उनके साथ अब यहाँ आना है, उन्हीं के साथ रहना है, एज वो फिल्म इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा बिल्कुल खासा नाम सही है। बात है, क्योंकि हम दोनों ही वहीं काम करते थे, दिल्ली थिएटर। फिर एक हालात ऐसे हुए जब हमारी बिटिया भी पैदा हो गई जूही, तो अब लगा कि नहीं, अब दिल्ली में थिएटर में रह के सरवाइव करना ज़रा मुश्किल है, तो वो फिर बम्बई आ गए। और ये एक कह लीजिए एक करम है वक्त का कि बहुत जल्दी उनको कामयाबी मिली। और हम राज बब्बर के साथ आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रही। शुरुआती दौर में आपने अपने वालिदैन को कन्विंस किया, क्योंकि इल्म अदब से उनका बहुत अच्छा खासा ताल्लुक़ था आपके वालिदैन का, जिसकी बदौलत आप थिएटर जगत के साथ जुड़ी रही। फिर राज बब्बर साहब आपको NSD में मिले एंड उसके बाद उनका भी आपके साथ ऐसा रास्ता हमवार हुआ, क्योंकि आप जैसी शख्सियत उनके साथ जुड़ी रही, काफ़ी कुछ उनके लिए भी अच्छा हुआ। सपोर्ट सिस्टम वो आपके रहे, आप उनके सपोर्ट सिस्टम रहे। फिर मुंबई जब आप आए तो यहाँ एकजुट होकर आपने काफ़ी कुछ किया, थिएटर में काफ़ी बदलाव लाया, अलग अलग तरह के प्लेज आपने शुरू किए। आपकी ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन आपने हमेशा संयम से काम लिया और आपकी जोड़ी लाजवाब है और यादगार तस्वीर की जाती है। क्या कुछ सपोर्ट हस्बैंड की तरफ से थिएटर को थोड़ा बढ़ावा देने में आपको मिला? कुछ यादें ताज़ा करना बहुत ज़्यादा। अगर वो ना होते तो शायद मैं थिएटर में इतना काम ना कर पाती। और आप भी काम करती हैं और आपके शौहर इस बात को पसंद करते हैं कि आप काम करती हैं। और हर औरत ये बात जानती है कि अगर उसका शौहर उसे पूरी तरह से उसकी मदद ना करे या उसके काम करने के शौक़ को ना समझे तो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो सकती है जी। तो उस नज़रिए से तो मेरे बहुत बड़े साथी बने और एक सहारा बने मेरे लिए, और आज तक हैं। फिर 81 में तो यहाँ आ गई तो मेरा बेटा हुआ। पहले हम लोगों ने उसका नाम सज्जाद रखा था मेरे वालिद साहब के नाम पे जी। फिर बाद में कुछ वजहों से उसको चेंज करके आर्या किया, आर्या बब्बर। बेटी का नाम जूही है जी, जूही बब्बर सोनी, क्योंकि अब उनकी अनूप सोनी जी से शादी हो गई। हाँ। दोनों अच्छा कर रहे हैं आपकी लाइफ में। बहुत अच्छा। माशाल्लाह। उसका बहुत शुक्र है, हाथ उठा के शुक्र करना चाहिए कि उसने बहुत सी चीज़ों से नवाजा। ठीक है, हमने उसके लिए मेहनत भी बहुत की और लेकिन मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसकी मेहरबानी है कि उसने मुझे खुशियाँ दी, अच्छी औलादें दी, अच्छा शौहर दिया, काम करने वाले साथी अच्छे दिए। तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए जीने में। और जब आप खुद पॉजिटिव हो, आपकी सोच अच्छी होती है तो कायनात की हर एक शय खूबसूरत लगती है और साथ ही साथ ऊपर वाला भी आप पे मेहरबान होता है। आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही, क्योंकि इल्म अदब से ताल्लुक रखते थे आपके अब्बा की वजह से तो पूरा जो तरक्की पसंद अदब की तहरीक से समझिए कि ही वाज लाइक अ फाउंडर ऑफ दैट मूवमेंट and he was the best among that whole Progressive Writers Association पूरा जो था उसका जो जिसको आजकल सब प्रगतिशील लेखक संघ कहते हैं। तो अच्छी बात है, वो तो खैर एक तरह से मेरे सिस्टम का एक हिस्सा था, बहुत अच्छा था। और आपके घर पे अगर हम थोड़े बचपन की बात करें, बाद में फिर हम राज बब्बर साहब के साथ आपके ताल्लुकात पे आ जाएंगे। जो घर की अपब्रिंगिंग रही, कभी कभी ऐसा लगता है इल्म अदब का माहौल है तो नहीं, आपको यही करना है, वालिदैन पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, कभी कभी आपकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, ये स्ट्रिक्ट माहौल था घर का? तो मेरी कोई ऐसी ख्वाहिशात थी, पढ़ाई में बहुत ही फिसड्डी थी, बहुत खराब थी। हम तो बिल्कुल नहीं मान सकते, लोग नहीं मानेंगे। बहुत खराब थी। मेरी बड़ी दोनों बहनें, 4 बहनें थे हम, भाई नहीं था। तो बड़ी दोनों बहनें तो बाप रे फर्स्ट क्लास, उनकी तस्वीरें छपती थी अखबारों में, और PhD कर रही हैं, डॉक्टरेट बन गई हैं, डॉक्टरेट ले ली है उन्होंने। और हम जो थे, अब चूँकि वो इतनी अच्छी, तो कंपैरिजन में हमारा जो
फिसड्डीपन था वो और भी ज़्यादा उभर के आ जाता था। जैसे ही रिजल्ट्स की बात आती थी मैं कमरे में से पहले ही उठ के चली जाती थी कि अब मेरा पूछेंगे कि तुम्हारा क्या डिवीज़न है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई इनका तो 3rd डिवीज़न आया। तो फिर इससे पहले कि कोई और कुछ कहे तो मैं खामोशी से। उसके बाद बीए में भी जब 3rd डिवीज़न आया तब तक हम लोग दिल्ली शिफ्ट कर गए थे लखनऊ से। तब ये हुआ कि अब करें क्या, एमए करने का एकेडमिक कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज इसका दिल नहीं लग रहा है पढ़ाई में। क्या करें, लाइब्रेरी साइंस कर लेते हैं तो लाइब्रेरियन बन जाएंगे कहीं। मैंने कहा हाँ बस वो ठीक है। और बड़ी दोनों बहनें थी तो शादी तो हो नहीं सकती थी, पहले उनकी होगी। नहीं तो मैं तो कह रही थी, इसमें भी खुश थी कि शादी कर दो, शादी कर दो, ख़त्म करे किस्सा सारा। बार बार सवालों से सुनना पड़ता है। लेकिन फिर उनकी मुलाकात मेरे वालिद साहब की हुई। उस वक्त जो स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाजी साहब, वो उनसे मुलाकात हुई और कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा रहा, बहुत गहरा। फिर कुछ ऐसी बात निकली कि ये मेरी बेटी है ऐसे वैसे, तो उन्होंने कहा उसको स्कूल ऑफ ड्रामा में क्यों नहीं डालते। तो उनका उसने तो कभी कुछ नहीं किया ड्रामे में। मैंने कहा उससे क्या होता है, डाल दो, नहीं चलेगी, नहीं करना चाहिए, 1 साल बाद छोड़ दे। तो मैंने तो बहुत रोना पिटना शुरू किया, मैं नहीं जाती ड्रामा स्कूल ये वो। तो अम्मी अब्बा ने कहा जाके देखो, नहीं अच्छा होगा 6 महीने बाद छोड़ देना। फिर गई, फिर काम किया, मज़ा आ गया, दिलचस्पी बढ़ गई। फिर एक छोटा सा प्ले किया, उसमें मेरा नाम छप गया अखबार में। हाँ कि भाई नादरा स्टील्स ऑल द हार्ट्स। तो मुझे एकदम लगा ये मेरे बारे में। You felt good. I felt that I can't believe it. Nobody ever said anything nice about me because I was the सबसे बकवास जो औलाद घर में थी वो मैं थी। तो और वहाँ से फिर मेरी शख्सियत में बहुत बदलाव आया। हाँ, आपको महसूस होने लगा नहीं अब तो बहुत अच्छा मैं कर सकती खराब नहीं हूँ जितना सब महसूस कराते थे। फिर धीरे धीरे खुलने लगा, दिमाग में आया, दरवाजे खुले, समझ में आया। फिर स्क्रिप्ट भी लिखे एक आध स्कूल के दौरान। जी अच्छा, आपने स्कूल के दौरान ही स्क्रिप्ट? हाँ बहुत ख़राब थे, लेकिन बहुत ख़राब थे। आप अपनी क्रिटिक भी खुद बनी, समीक्षक भी वो खुद समझ बनी। में आ जाता है ना लोगों के चेहरों से। हाँ तो ख़राब, लेकिन जब तक ना आप ख़राब लिखेंगे तभी आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे। वो तो आगाज़ होता है। आप अंजाम देखिए, आपके बड़े बड़े प्लेज लोग कितना पसंद करते हैं। मुंबई की अब वापस बात करते हैं, मुंबई की तरफ रुख करते हैं। चूँकि आप थिएटर के साथ जुड़ी थी, एक्टिंग तो आपके नस नस में थी ही, साथ ही फिर राइटिंग का भी बुखार आप पे चढ़ा था, डायरेक्शन का तो था ही। सो आप ये सोच सकती थी इस और अपना ध्यान केंद्रित कर सकती थी कि राज बब्बर साहब के साथ आपको किसी फिल्म में आना है। ऑब्वियसली ऑफर्स आ गई, आपने क्यों इसे किनारा कर लिया? आप शुरुआती मरहले में क्यों एक्ट्रेस नहीं बनी? यू कुड हैव बन सकती थी, लेकिन फिर क्या होता है कि एक ही घर में 2 लोग एक प्रोफेशन में, वो बहुत दोनों जा रहे हैं, घर से भाग रहे हैं, कोई रात को आ रहा है, कोई दिन को आ रहा है। बच्चे, मेरा बेटा भी पैदा हो गया था, थोड़ा सा तो देखना होता है कि घर में भी शक्ल नज़र आए बच्चों को कि भाई ये है हमारे माँ बाप। फिल्मों में फिर वो भी है ना कि कहाँ अच्छे रोल होते हैं औरतों के लिए, भाभी बन गए, वो बन गए। हीरोइंस में भी वो सिर्फ 2-1 गाने गाए या एक आध सीन कुछ हुआ। हाँ वो अलग बात है, वो कहाँ 100 में 1 बनती थी। कुछ ऑफर्स आई थी उस दौरान, उस बीच आई थी, मगर ऐसे कुछ खास चीज़ें नहीं थी जो आपको ज़्यादा दिलचस्प लगे। हाँ ऐसा लगता था मुझे कि इट्स नॉट something for which I should forgo the presence of my children in my life. It's very important, very very important. मतलब आपका जो माइंड था वो ऑलरेडी वसी था और चीज़ों को समझता था, इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस को समझता था, किसकी ज़रूरत है, कहाँ क्या कुछ करना है, हर चीज़ नहीं हो सकती। रैशनलाइज करना आपको बखूबी आता था। It's not fair. If you have a family, you have a family. Yes. You have to take care of it. At certain point, you have to sacrifice. Yes. कभी तो थोड़ी कुर्बानी। Sacrifice भी नहीं, मुझे वो पसंद था। Yes. Sacrifice तो वो होती है जो चीज़ बहुत पसंद हो उसको आप छोड़ दें, तब वो बलिदान कहलाता है। ऐसा मैंने तो कोई बलिदान नहीं दिया।
मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा, जैसा लगा कि मेरे बच्चों के साथ मेरा प्रेजेंस, मेरी दैट प्रेजेंस। इज ओनली रीजन आप जिंदगी में हमेशा खुश रही, जो भी आपने किया आप यू वर फर्म अबाउट इट, नहीं किया तो किया, बहुत अच्छा किया। खुश तो जबरदस्त मैं किया, इसलिए मैं खुश। हमेशा रहती हूँ कि लोग हैरान रहते हैं कि किस बात से इतनी खुश हैं। खुश तो मैं हमेशा रहती हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ, और छोटा सा भी मौका हंसने का नहीं छोड़ती हूँ। बहुत ज़रूरी है ये इंसान के लिए, बहुत ज़रूरी है। सो लवली। तो आपने अपने घर का माहौल भी बहुत खूब रखा, उनकी अपब्रिंगिंग भी बच्चों की भी बहुत अच्छी की, हस्बैंड का साथ हमेशा तो था ही, आपने इनफैक्ट सबसे ज़्यादा साथ हर दम पर, हर मोड़ पर उनका दिया, और बखूबी दिया, कि ये तो मिसाल है पूरी दुनिया के सामने। राज बब्बर साहब की फिल्में तो आप देखा करती होंगी, कुछ ज़रा उस पर बात करें कि जब उन्हें आप पर्दे पर देखती थी, कई सारे खूबसूरत गाने, सुपरहिट गाने उन पर फिल्माए गए, जिस तरह ये से अच्छे तू इस तरह क्या बात से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। शिकायत नहीं जमाने से, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। रिलेट कर पाती होंगी आप? क्या बात, बहुत अच्छा गाना है। इवन निकाह के गाने कितने अच्छे, जबरदस्त है ना? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। निकाह फिल्म दिल आपको की आरज़ू थी कोई, सलमा आगा का हाँ। इस फिल्म से डेब्यू हुआ एज अ सिंगर एंड एज एन एक्ट्रेस। चलिए इसी बात पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर हो जाएंगी, और नादर बब्बर के साथ हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दिल ने फिर याद किया। ये है तेरा कमरा। मम्मी जी 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज हमारे साथ रूबरू है जानी मानी शख्सियत जो किसी तारीफ़ की मोहताज तो है ही नहीं। बहुत सारे प्लेज इन्होंने हमें दिए हैं, प्लेज डायरेक्ट किए हैं और बखूबी ज़िंदगी को जानती है, जी है इन्होंने ज़िंदगी बखूबी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। नाज़रा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। आपकी ज़िंदगी के कई सारे पहलुओं से हम वाकिफ़ हो गए जो हमें फ़िलहाल पता नहीं था। फिल वक्त हमें मज़ा आ रहा है, लेकिन आगे और भी मज़ा आने वाला है। लोगों तक आपकी कई सारी बातें पहुंच रही है। उन्हें लाइफ में जितने भी गाने मिले बहुत खूब मिले हैं, खूबसूरत गाने। उनकी फिल्में जब आप देखा करते थे या दोनों आप फिल्में देखते थे घर पे बैठ के फुर्सत के लम्हात में, तो कौन सी फिल्म ज़्यादा आपको भाती थी? उनकी कैरेक्टर तो बहुत ही उम्दा रहे हैं, उनको फिल्में भी बहुत निगाह बहुत अच्छी थी। आज की आवाज़ बहुत अच्छी फिल्म थी। इंसाफ का तराजू। हाँ। आप घर पे क्रिटिक उनकी बनती थी, जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपने किया आप खुद ही समीक्षक बन गई। आपको लगा कि ये सही नहीं है, ये हमारे में सही नहीं। कहते हैं ना कि इंसान खुद ही जानता है कि उसके बारे में अच्छा क्या है, क्या खामी है, क्या खूबी है। तो आप अपने हस्बैंड को, राज बब्बर साहब को, या आज भी करती हैं किन्हीं बातों को लेकर कि ये जो है फिल्म ये नहीं करनी चाहिए थी, या यहाँ पे आपको ऐसा करना चाहिए था, या ये ऐसा निभाना चाहिए? ऐसे करते हैं अक्सर ये बातें होती है। जैसे वो थिएटर के बारे में करते हैं क्योंकि उनको थिएटर का बहुत इल्म है, उन्होंने भी वो पूरी पढ़ाई की है जो मैंने की है जी। तो वो भी मुझे बताते हैं और मैं भी उन्हें बताती हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं। व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट जो आपको अपने हस्बैंड में, अपने शौहर में दिखता है? स्टिल जब आप पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी तब आप बहुत अच्छे इंसान है, इतना खूबसूरत, नेक, इतना सेक्युलर, सच्चे दिल से एक अच्छा बेहतरीन हिंदुस्तानी, इस मुल्क पे जान देने वाला, हिंदू मुसलमान की एकता के लिए एक, क्या कहूँ मैं, मतलब मुझे भाईचारगी का सबूत। ऐसा हैरानी होती है कई बार उनकी बातें सुन के। कभी अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, ये चीज़ देखो, ये लोगों में ऐसी है वैसी है, देखो ये गलत हो गया, उनका नहीं, तुमको ऐसे नहीं कहना चाहिए नादरा, क्योंकि तुम्हारी बात लोग सुनते हैं। गलत कह रही हो तुम, बिल्कुल गलत कह रही हो। हर लोगों, हर कौम के लोगों को की मुश्किलें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, और अगर हम ही लोग उन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। वाह, ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स एंड इंडियन। बेहतरीन है, हिंदुस्तानी है। अच्छी चीज़ें डाली, अपना गुरु उन्हें मानती हैं। सो उसके बाद बात आती है एक और शख्सियत की जिनके साथ अपनी फिल्म भी की, M.F. हुसैन साहब की। उनकी कई सारी पेंटिंग्स आपके घर में मौजूद है। हाँ, ये तो उनकी मेहरबानी है, उनकी बड़ाई है, उनकी अज़मत है। वो हमारे वालिद साहब कॉमरेड सज्जाद ज़हीर के बहुत करीब थे, उनको बहुत मानते थे अपने उस्ताद की तरह, और बहुत आते थे हमारे घर। छोटे से थे हम लोग तब से हम उन्हें देख रहे हैं। तस्वीरें बना जाया करते थे अम्मी अब्बा के लिए। फिर बाद में जब उन्होंने मेरे प्लेस देखे तो वो बहुत ज़्यादा मेरे काम को उन्होंने पसंद किया। फिर उनकी फिल्म में भी एक छोटा सा रोल किया, मीनाक्षी में जी। फिर उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें मेरे लिए और बनाई। एक तो उन्होंने बहुत बड़ी पूरी मेरी एक दीवार, घर में आए थे तभी घर बना था, तो उन्होंने कहा कि मैं
एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए कागज़, ये कागज़ वागज़ नहीं, ये दीवार तुम्हारी है, मैं दीवार पे बना देता हूँ। मैंने कहा हुसैन साहब दीवार तो कहीं ख़राब वराब नहीं, कोई ख़राब नहीं होती, मैं तो बनाऊँगा इसी पे बनाऊँगा। और उनके पास सिर्फ काले रंग का चौक था और वो खड़े हो गए और उन्होंने एक पूरी दीवार जो है वो किस चीज़ पे बनाऊँ। मैंने कहा आपको मैं बताऊँगी, आपका जो जी चाहे बनाइए। तो उन्होंने एक तरह से पूरा ज़िंदगी की एक झलक बनाई। फिर एक दिन दोपहर में हम लोग घर पे नहीं थे तो वो रंग लेकर आ गए उससे 2-3 महीने बाद, और उन्होंने उसको फिर रंग दिया। फिर तीसरी बार आए तब उन्होंने साइन किया। मैं उनसे हर बार कहती थी आप बना तो गए पर कौन मानेगा मेरी बात कि आपने बनाया, आपने नाम ही नहीं लिखा, ठप्पा लगा दिया। हाँ, बाद मैं में। तीसरी बार में उन्होंने लिखा। वाह, काफी अच्छा रिश्ता था। हाँ, जिंदगी में ऐसे लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो आपका मनोबल बढ़ाए, आपके अंदर कुछ मैंने ऐसी उनके ऊपर पॉजिटिविटी पूरा प्ले जगाए। किया है हाँ। उनकी ज़िंदगी पे, जिसकी जी। वजह से वो बहुत मुझे मानते थे। उसका जी। नाम रखा था पेंसिल से ब्रश तक। जी, इनके अलावा आपकी जिंदगी में और भी कई सारे लोग आए। हाँ, उसके बहुत बाद? बहुत जी। लोग आए जिनको जिस वक्त शायद आए थे उतना तो हमने समझा भी नहीं था कि ये, जैसे हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की तरक्की पसंद तहरीक की जो भी सबसे अहम लोग थे वो सब हमारे घर में आके रहते थे, ठहरते थे, खाते पीते थे। और हम लोग छोटे छोटे 14-15 साल के, 16 साल के, 13 साल के उनकी खिदमत करते थे। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि अम्मी ने मुझे जाके कहा कि अब्बा को सब चीज़ें सुनाते थे लोग कि इसकी मतलब इस्लाह कर दीजिए, यानी इस पे सुधार कर दीजिए। सही तो एक बार से सब बैठे थे रात को काफ़ी देर तक, तो कैफ़ी साहब की कोई चीज़ थी उस पर बात चल रही थी। तो रात को तो खैर हम लोग सो गए। सुबह अम्मी ने मुझे भेजा इन लोगों के पास, ये लोग सब उठ रहे थे कि भाई कौन कैसा नाश्ता करेगा। तो मैंने जाके पूछा कि अब्बा अम्मी पूछ रही हैं कि अंडा कैसा खाएंगे आप। तो अब्बा हमारे बहुत कम बोलते थे और बहुत धीरे बोलते थे, बहुत टाइम लगा के बोलते थे, तो हम लोग सब इरिटेट हो जाते थे। तो मैंने कहा अब्बा प्लीज़ जल्दी बताइए क्या खाएं। तो हमने बेटा, तो कैफ़ी चचा कह गए बेटे आप जाके कह दीजिए कि बन्ने भाई ऑमलेट खाएंगे। हाँ। तो कहने लगे नहीं, मैं आपकी राय से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर आप उबला हुआ अंडा खाएंगे? कि जी नहीं। तो आप तला हुआ खाएंगे? नहीं। जी नहीं। तो उन्होंने कहा बन्ने भाई फिर इसके अलावा चौथा कौन सा होता है अंडा जो आप खाएंगे? तो कहने लगे नहीं नहीं अंडा ही नहीं, मैं तो आपकी कल रात की जो आपने मुझसे बहस की थी उससे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। आपके अच्छा, वो रात की बहस अभी भी दिमाग में चल रही थी। ये तो मैं इतना मतलब अब जाके मुझे उस बात पे लगता है कि कितने इन लोगों के रिश्ते ऐसे थे, गहरे थे, बहुत मजबूत थे आपस में। जब आप रात को कही थी वो सुबह तक याद है, भूले नहीं है। और आप फाइनल वर्डिक्ट उस पे दे रहे हैं कि भाई ये है आपके अंदर। कितनी इज्जत इनकी थी कि आपस में ये लोग एक दूसरे से। आपको लगता है कि आज के दौर में तो एक खोसा गया है, रिश्ते कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। हर आदमी अपने को दिखाने में लगा रहता है कि सही है। बल्कि दूसरे की बात इसलिए सुनते हैं कि खामोश हो तो मैं अपनी बात कहूँ। जी, सुनने के लिए कोई किसी की बात खुशी से राजी नहीं है। आपने तो बहुत दौर देखे हैं, जैसे आपके घर का माहौल ही इल्म अदब का था, तो इसकी तरफ आपका रुझान तो जायज़ था। इसके अंदर आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स आ गए हैं। लेकिन थिएटर में भी आपने हर एक दौर देखा है, एक्टिंग का हर एक दौर देखा है, ऑडियंस को हर बार देखा है, अलग रूप में आपके सामने आए। कभी आपको कुछ और दिखाना है, कभी और परोसना है आपको उनके सामने, उनके हिसाब से, उनकी पसंद के हिसाब से। कभी कभी अपनी पसंद माननी पड़ती है, ऑडियंस ये चाहती है। तो ऑडियंस कितनी चेंज हो गई है, कितनी बदल गई है? 50 साल कम नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑडियंस तो खैर है, पहले कम ऑडियंस थी, तादाद में तो ऑडियंस बहुत बदल गई है, बाकी चीज़ों, लेकिन बाकी चीज़ों में ऑडियंस भी समझती है कि किस डायरेक्टर के यहाँ से हमें क्या मिलेगा। तो फालतू की कॉमेडी या सेक्स कॉमेडीज़ या बेडरूम कॉमेडीज़ इस तरह के प्लेस तो मैं करती ही नहीं। तो मेरी ऑडियंस भी वैसी नहीं है।
ना वो लोग आते हैं, ना उनको, जो लोग आते हैं वो वही सोच के आते हैं कि हम कैसा नाटक देखने जा रहे हैं और वह हमें कैसा मिलेगा। और आपको लगता है ओरिजिनल कंटेंट जो है, जो समाज में चल रहा है, थिएटर की बदौलत हम अच्छे तरीके से उसको उजागर कर सकते हैं? क्योंकि ये लाइव ऑडियंस होता है, इसमें तो कुछ कट्स नहीं होते, रीटेक्स नहीं होते। डू यू थिंक इन प्लेस की ज़्यादा अशद ज़रूरत है आज के दौर में? इसके बारे में आपका टेक क्या है कि किस तरह के प्लेज और होने चाहिए और ग्रुप्स को इकट्ठा होना चाहिए, इस तरह के प्लेज लाने चाहिए? हमारी जो समाजी या हमारे मुल्क की जो दिक्कतें हैं उनके बारे में ज़रूर हमें दिखाना चाहिए। खैर उसमें एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। थिएटर का बहुत बड़ा, और क्या बहुत बड़ा, क्या सबसे बड़ा जूस जो है वो मनोरंजन है। लेकिन मनोरंजन तो खाली कुछ भी पहन के या पैजामा गिरा के भी लोगों को हंसाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ जब तक आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो वो मनोरंजन तो फिर बंदरों का मनोरंजन। जी, इसलिए कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, चाहे वो फिल्मों में हो, सीरियल्स में हो या फिर थिएटर में। अब थिएटर के साथ तो लोगों का कनेक्शन जल्दी जुड़ जाता है क्योंकि क्रिटिक्स भी वहीं पे मिल जाते हैं, सही किया नहीं किया। फिल्म की तो बात की बात है। खैर फिल्मों की हम बात करें, आपने गुरिंदर चड्ढा के साथ भी काम किया, फिल्म बड़ा अच्छा रोल था, ऐश्वर्या राय की माँ बनी थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। उसके साथ कितनी अच्छी यादें आपकी जुड़ी हुई है, कुछ बताना चाहेंगे? उसके साथ तो इतनी अच्छी यादें जुड़ी हैं कि और किसी फिल्म के साथ जुड़ी नहीं। और इतनी तो कुछ फिल्में भी नहीं की, हार्डली से 2 या 3 फिल्में की। जय हो आपने तो की, घायल वंस अगेन आपने हाँ, तो की। बस यही 3 हो गई। हाँ, मीनाक्षी तो खैर की ही थी, वो तो ऐसे ही कर ली थी, 2 सीन्स थे इसमें। तो इसमें तो इसलिए क्योंकि 1.5-2 महीना लंदन में रहने को मिला, बड़ा सम्मान मिला, अरे इज्जत मिली, गाड़ी अलग से, होटल अलग से, घूम रहे हैं वहाँ, सारे दोस्त रिश्तेदार जो लंदन के, वो तो बेचारे इतने खुश कि भाई कमाल है, ये तो मज़ा आ गया, इतने दिन के लिए तुम आ गई। तो हम लोग, और प्लेस देखने को कहाँ उतना मिलता है कि प्लेस देखने जाएं, और बहुत ही मज़ेदार रहा वो पूरा एक्सपीरियंस। तो फिर काम का भी वहाँ पे जिस तरह से काम होता है, इतने बेहतर तरीक़े होते हैं, बेहतर डायरेक्टर तो खैर नहीं कहना चाहिए, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन ये कि जो सिस्टम पूरा है उनका वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल है, वक्त नहीं ज़ाया हो रहा है, खाने पीने की बहुत लोगों सहूलियात है, लोग बहुत इज्जत से बहुत उससे मिलते हैं। लेकिन आपको वैसे भी पहले भी मौका मिला था बाहर के डायरेक्टर्स के साथ काम करने का? मिला तो, पर मैंने किया ही नहीं नहीं किया। फिलहाल यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के पार जब हम हाजिर हो जाएंगे थोड़ी शेर व शायरी पे बात करेंगे, क्योंकि आप कमाल का लिखती हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए कि नादिरा बब्बर जो है वो कितनी अच्छी शेर व शायरी करती हैं, हालात को भांप कर। मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के पार, देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। पूरे देश और दिल्ली में 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज हमारे साथ महव गुफ्तगू है थिएटर जगत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्ती शख्सियत नादिरा बब्बर। बहुत ही मज़ा आ रहा है आपके साथ, बातों का सिलसिला चल रहा है बहुत खूब, क्योंकि आपकी ज़ुबान में वो तासीर है अलग तरह की। आपका एक एक हर्फ ऐसा महसूस होता है कि बस सुना जाए। बस शेर व शायरी के साथ भी तो आप मुंसलिक रही है, काफ़ी आपकी वाबस्तगी रही है जो आपने भले ही बंद कमरों में रखी, लेकिन उसे आपको उजागर करना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं जो आप कहती रहती है उसे आप हमारे सामने लाएं। अरे वाह क्या बात है। ज़रूरी है सुनाना। बिल्कुल ज़रूरी है सुनाना, मज़ा आ जाएगा। अच्छा सुनाती हूँ, आप शीबा हैं तो मलिका शीबा। जी आपके पास तो कई सारे किस्से हैं। हाँ हैं तो। ये कैसे जहन में सोचा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आम फिल्म ज़बान में हम इसका बहुत उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कोई फ़ायदा नहीं, अरे यार तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं यार मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं। ये अपने ऊपर भी हावी होता है, ये दूसरों पर भी हावी होता है। नहीं मेरे ऊपर हावी नहीं होता है, मुझसे बहुत फ़ायदा है। चलिए सुनाएं प्लीज़। इसका उन्वान है कोई फ़ायदा नहीं, जिसको आप कई बार कह चुके। अब मान भी ले है दिल कि इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं। अब मान भी ले ए दिल कि इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं। ये यकीन कि नेकियां जीतती हैं और सच की फतह होती है, ये किताबी बातें हैं। हाँ ये तारीख़ी बातें हैं। इन बातों में अब वाकई कुछ रखा नहीं। अब मान भी ले ए दिल कि इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं। वाह। पता नहीं कौन से दौर में लिखी गई थी इंजील, और कौन से युग में रची गई थी रामायण। वो लोग, वो रोशनियाँ, वो इरादे, वो मसीहे सब आज की तारीकियों में कहीं खो से गए। मुझे तो वैसा कोई मिलता ही नहीं। अब मान भी ले ए दिल कि इस जंग का कोई फ़ायदा। वाह बहुत खूब। अब तो उसकी है पूजा जिसकी है ताकत, गुरूर का सर ऊंचा, राज करे है दौलत। फटे पुराने सारे मुहावरे, बातें अच्छी अच्छी, सड़ी गली नसीहतें बुजुर्गों की उतार के फेंक दी हैं सबने पुराने कपड़ों की तरह। अब उन सीधी सच्ची राहों पर कोई चलने वाला नहीं। अब मान भी ले दिल कि इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं।
वाह। दिल तो नहीं मानता मगर मजबूर है। क्या अपने बच्चे को भी हम यही समझाएं? किसी पे यकीन न करें, सदा मक्कारी से पेश आए। अपने हर दोस्त को वो शक की नज़र से देखें, फन उठाकर उन्हें फुफकारना सिखाएं, ताकि वो हमारी तरह कहीं नेकियों की जंग न लड़ते रह जाएं। कहीं वो भी हमारी तरह ढलती उम्र में तन्हा टूट न जाएं। उन्हें तो कम से कम हम यही सिखाएं, अब इस दुनिया में सच और मोहब्बत का कोई कायदा नहीं। अब मान भी ले दिल कि इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं। वाह, बहुत खूब लिखा है आपने। इस ज़िंदगी की हकीकत को आपने बयां किया है। हो रहा है ऐसा, सदियों से हो रहा है। अगर आपका दिल बहुत संजीदा है, बहुत जज्बाती है, तो आप कैसे इस दिल को मनवाएंगे कि भाई कोई फ़ायदा नहीं। ज़बरदस्ती वाली बात होती है ना। आपकी लाइफ में भी कई सारे किस्से हैं, बहुत ही उम्दा किस्से हैं, और आपकी ज़िंदगी में अलग अलग पहलू पे, अलग मोड़ पे आपने काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ झेला है, लेकिन फिर आपने दिल को समझाया, जाने दे कोई फ़ायदा नहीं। फिर अपने आप को आपने ये समझाया कि नहीं, हमें फिर भी सच्चाई के रास्ते पे चलना है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते। जो आपका ज़मीर कहता है, कभी कभी आपको बात माननी पड़ती है उसकी, कभी कभी आप नकारते हैं अपने ज़मीर को। और डुअल पर्सनैलिटी हमेशा चलती रहती है ना आपकी लाइफ के साथ, कभी सच नहीं, कभी पर्सनालिटी तो डुअल नहीं है। पर्सनालिटी तो एक ही है जो ये यकीन रखती है कि हमेशा नेकी और मोहब्बत। क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप, इफ़ यू से, जैसे आपने खुद बयां किया कि कहीं ना कहीं तो कुछ कमियां हैं, शायद हम उस लेवल तक आगे, काफ़ी लंबा सफ़र हमें तय करना पड़ेगा, तब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। कहाँ कुछ क्या कमियां हैं जो आप चाहती हैं? कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, बुनियादी चीज़ें जिनको सुधारने की ज़रूरत होती है, जिनकी तरफ ध्यान पाबंदी, केंद्रित करना वक्त की पाबंदी हम्म, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, true। बहुत ज़्यादा। इतना क्यों हमारे यहाँ सब एक दो लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं, वो चाहे लेट आए चाहे कुछ हो, सब उसकी वजह से लोग पूरी फिल्म पर असर हाँ, पड़ता है। सब आगे पीछे उनके डोल रहे हैं, वो जैसा भी कर रहे हैं वो वाह 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 वाह, ऐसा कुछ चमचागिरी। हाँ, चमचागिरी, आज के चमचू है वो उनके। ठीक है, सब अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। बेचारे जो लोग मेन होते हैं, जो करने वाले होते हैं, वो फिर उसमें पिसते रहते हैं। पिसते हैं, उनकी तरफ ध्यान कम जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। आपके थिएटर में भी रिनाउंड फेसेस रहे हैं, बड़े नोन फेसेस रहे। आपके प्लेज में बहुत ज़्यादा जो भी आपने किए, बड़े बड़े लोगों ने काम किया, अहम हिस्सा बने रहे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, कुछ मौके ऐसे आए एज अ डायरेक्टर कि वेट करना पड़ रहा है, भाई रिहर्सल है तो वेट करना पड़ रहा थिएटर है? में नहीं, थिएटर में नहीं, किसी का बर्दाश्त नहीं किया, गुंजाइश नहीं? नहीं नहीं नहीं। आपकी खुशनसीबी है कि आप काम कर रहे हैं हमारे साथ। आपको करना है तो करिए, मत करिए नहीं तो जाइए, हमें नहीं है ज़रूरत। डायरेक्टली कहते हैं आप? हाँ, वो समझ में आ जाता है, जी। और ऐसा करते भी नहीं लोग मेरे साथ। ओके। बहुत इज्जत से काम। यू नेवर थॉट ऑफ कि फिल्म डायरेक्ट की जाए अब? नहीं, बहुत लोग कहते हैं मुझे, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे इतना कुछ ज़्यादा आता नहीं है फिल्म डायरेक्शन के बारे में। ज़्यादा खुश है इसमें, कोई बहुत ही बड़ा ऐसा कुछ मौका आ गया कि हाँ जी करिए, इसमें ही ऐसा है, ऐसा तो शायद करें। आपने लैंग्वेज पर हमेशा फोकस किया है, लिटरेचर पे फोकस किया है, अदब के साथ आपका अच्छा ताल्लुक़ रहा है। आपके प्लेज देखें, उनमें वो खालिस उर्दू भी मिलेगी आपको, हिंदुस्तानी लैंग्वेज मिलेगी, हिंदी के भी कई ऐसे अल्फाज, ऐसे शब्द का प्रयोग आप करती हैं कि बहुत अच्छा लगता है, महसूस होता है। एक अवाम की ज़ुबान जिसे हम कहेंगे, वो आपके प्लेस में मिलती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? आजकल की फिल्में आप देखिए, कई सारे लोगों का ये कहना होता है कि यार आजकल बहुत खराब हो गया है, बहुत खराब हो गई। हाँ, बहुत खराब क्यों हो गई है? वो तो शायद आजकल आम लोगों की ही खराब हो गई है। सोसाइटी पूरी समाज, लोग तमीज़ से बात नहीं करते। तमीज़ से बात करते तो बाकी लोग मुंह देखते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, कौन सी ज़बान बोल रहे हैं। आप नहीं कहता कोई, है ना? अब किसी को नहीं पता है कि आपके साथ आइए होगा या तुम के साथ आ होगा और तू के साथ आ होगा। जी।
कुछ समझ में नहीं आता लोगों को क्या बोल रहे हैं। तू आइए हो जाए, कैसे हो सकता है यार, इतना खराब बोलते अच्छा, हैं। थिएटर से तो रियल एक्टर पैदा होता है। अगर आपको एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ करना है, उस फील्ड में अपना नाम कमाना है, तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो थिएटर से ही निकलती हैं। आप एक्टिंग का बुनियादी ढांचा जो कहेंगे ना, आपका आकार जो बनता है वो थिएटर से ही निकल के आता है। ऐसे कई एक्टर से पाला पड़ा है थिएटर में, आई मीन ऐसे कई एक्टर से पाला पड़ा है थिएटर में, बहुत मशक्कत करनी पड़ी, भाई अपनी लैंग्वेज तो सुधार के आ जाओ पहले। नहीं, हम लोग तो 1 महीना पहले वर्कशॉप करते हैं, उसका तरीका ही बिल्कुल अलग है। साल में 2 वर्कशॉप्स होती हैं 1-1 महीने की, उसी में से हम लोग ले लेते हैं। तो हमें पता होता है कि हमने जिसे लिया है उसमें क्या कम और ज़्यादा है जी, उस हिसाब से ही उसको रोल्स देते हैं जी। अच्छा, थिएटर का लोगों का ये है कि एक्टर्स भी कहते हैं नहीं थिएटर के साथ जुड़े रहेंगे, इसमें पैसा तो है नहीं, ऑब्वियसली जो ट्रू है कि नहीं, बेटर है अगर हम फिल्म करेंगे, कैसा भी रोल है कर लेंगे, लेकिन उसमें पैसा अगर अच्छा मिल रहा है तो अच्छी बात है, एटलीस्ट हमारी रोजी रोटी तो चल रही है। थिएटर के साथ लंबा जुड़ेंगे तो वहाँ क्या मिलेगा? डू यू फील कि कुछ करना चाहिए इसके लिए, सो दैट मोस्ट ऑफ द लोग जो है जिनको वाकई में अच्छा एक्टर बनना है, उनकी बेसिक चीज़ें, बुनियादी जो ढांचा है थिएटर, उसको अपने आप में वो ढालें? मगर जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि जब पैसे नहीं है तो जिए कैसे, मुश्किल होता है। बट ये काफ़ी सारे लोगों का कहना है भाई थिएटर में तो पैसा नहीं है, क्या किया जाए? अब लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है थिएटर की तरफ, माइल करना है कि भाई यार थिएटर बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, चीज़ से काम नहीं चलता ना, घर का किराया कैसे देंगे? So, बच्चों के स्कूल क्या की करना फीस चाहिए इसके लिए? कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जब कुछ तक ऐसी हमारे चीज़ें- मुल्क में भी वेस्ट की तरह ऑडियंस नहीं बनेगी। अभी हमारे मुल्क में थिएटर की ऑडियंस नहीं है। हमारे थिएटर के फोक जो फॉर्म्स थे वो अंग्रेज़ों ने बहुत सोच समझ के मिटाए पहले, क्योंकि वहाँ से प्रोटेस्ट होता था। तो जब सब ख़त्म ही हो गया तब सिरे से ज़ीरो से थिएटर शुरू हुआ फिर से दोबारा। हाँ, अब वो धीरे धीरे अब जाके पृथ्वी में ऐसा होता है कि हाउसफुल होता है। नहीं तो हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो 10 लोग बैठे होते थे, बर्फ़ गिरती थी थिएटर में, तो कैसे ठंडा माहौल रहता था। बिल्कुल। वेल, आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमेशा सफल आप रही हैं, निजी ज़िंदगी में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। बहुत अच्छा कर रही हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरह से आप बेहतर से बेहतरीन प्लेज़ हमें देती रहें, लोगों को आप एंटरटेन करती रहें, लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें, समाज की हकीकत जो है वो सामने लाएं, आईना दिखाएं लोगों को कि दरअसल हकीकत क्या है और हम किस ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ नादर्जी बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ शिवा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का दिल ने फिर याद किया बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nwateen.com पर। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। एक और शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे, रूबरू हो जाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़। बाय बाय फॉर नाउ।